स्विस बैंक की एक और खास बात है, दुनिया के बाकी बैंक्स में जब आप पैसा रखते हो तो कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है। जैसे इंडिया में 2.5% से लेके 7% तक इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में इंटरेस्ट -0.75% मिलता है, यानी कि उल्टा इंटरेस्ट देना होता है। अगर 1 लाख रुपए हैं तो 750 रुपीज उल्टा आपको देना पड़ेगा बैंक को। लेकिन इसके बाद भी जो लोग स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं वो मुनाफे में रहते हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है वहां की स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी। जैसे अभी एक स्विस फ्रैंक जो है वो 88 रुपीज का है, लेकिन 2010 में एक स्विस फ्रैंक 44 रुपीज का था। यानी कि अगर किसी ने 2010 में अपनी करेंसी स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट करा के स्विस बैंक में जमा कराई होगी तो अब उसकी वैल्यू 2023 में डबल हो गई होगी। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी भी बाकी देशों से काफी अलग है। बाकी देशों में इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन इनके यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है, और अगर कभी हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा 1% तक रहेगा। अभी जब 2022 में जब हर कंट्री का बुरा हाल था, तब भी जाके स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन 1.31% तक हुआ था। स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्टेबल और फूल प्रूफ है कि हर आदमी उस इकोनॉमी के साथ एसोसिएट होना चाहता है। सेफ्टी की सेफ्टी और वैल्यू बढ़ेगी वो अलग से। और अगर किसी वजह से स्विस बैंक में अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर नॉमिनी उसने बता रखा है तो उस केस में तो एज इट इज पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ये सारी डिटेल्स ट्रांसफर हो जाती है उसके नॉमिनी को। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो स्विस बैंक को पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि स्विस बैंक अपने आप किसी भी अकाउंट होल्डर को कॉन्टैक्ट नहीं करता है, क्योंकि अकाउंट होल्डर की सीक्रेसी रिवील हो सकती है जिस भी कंट्री में जाके वो पता करेंगे इस वजह से। लेकिन अब स्विस बैंक में ये रूल है कि अगर 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है किसी भी स्विस बैंक के अकाउंट में तो उसके बाद जो स्विस बैंक है वो अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट कर सकता है। और अगर कांटेक्ट करने के बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है तो उस अकाउंट, लेकिन ओसामा बिन लादेन का जो स्विस अकाउंट था उसमें 6 साल तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, उस टाइम पे स्विस बैंक ने उसको ब्लॉक कर दिया था। 1990 में ओसामा बिन लादेन ने स्विस बैंक में अकाउंट खोला था और 1997 तक उसने उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं की थी, और 1997 में ही स्विस बैंक ने ओसामा बिन लादेन के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 साल वाला कोई सेट रूल नहीं था। और अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अलकायदा का जो पैसा है वो स्विस बैंक में पड़ा है और स्विस बैंक को उसको ब्लॉक करना चाहिए। तो टोटल $25.5 मिलियन अलकायदा का स्विस बैंक ने ब्लॉक कर दिया था। देखिए स्विस बैंक जो कर रहा था इससे एक टाइम के बाद पूरे वर्ल्ड में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, और फिर 2014 में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से अब शेयर करेंगे। इस डिक्लेरेशन में 50 देशों ने साइन किया, जिसमें से स्विट्जरलैंड और इंडिया भी थे। और ये वो टाइम था जब इंडिया में आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि स्विट्जरलैंड का पैसा इंडिया के अंदर वापस आना चाहिए। इसके बाद मोदी सरकार वादा करके आई कि वो स्विस बैंक से पैसा, इन्होंने 2018 में इंडिया और स्विट्जरलैंड का एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का सिस्टम बनाया, जिसके अंदर इंडियन रेजिडेंट्स के स्विस बैंक्स के खातों की डिटेल जो है, फाइनेंशियल डिटेल जो है, वो स्विट्जरलैंड के बैंक्स इंडिया के साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक के इंडियन अकाउंट्स होल्डर जो थे उसकी पहली लिस्ट इंडिया को दी। पहली लिस्ट सितंबर 2019 में आई, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े लोगों के नाम थे। दूसरी लिस्ट अक्टूबर 2020 में, तीसरी लिस्ट अक्टूबर 2021 में आई और चौथी लिस्ट अक्टूबर 2022 में आई। और ये जो लिस्ट आई थी इसमें स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सिटीजन के नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट बैलेंस और बैंक की काफी डिटेल्स शेयर की थी। लेकिन ये जो लिस्ट आई थी इनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये डेटा सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए आया था इंडिया के अंदर, और ये सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT इसके पास रखा जाएगा और वो ही इस पे कुछ एक्शन ले सकता है। OECD की गाइडलाइंस के हिसाब से इस डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो लिस्ट तो आ गई, सबके नाम भी आ गए, लेकिन इसको बताया नहीं जा सकता। और जो लिस्ट आई थी इसमें एक चीज और थी कि ये उन्हीं बैंक अकाउंट्स की लिस्ट थी जो अकाउंट ऑफिशियली इंडियन सिटीजन के नाम से थे। लेकिन ब्लैक मनी को जो इंडिया के बाहर ले जाने का जो काम था उसमें मेन रोल तो उन बड़े खिलाड़ियों का था जिन्होंने एज एन इंडियन सिटीजन अकाउंट ही नहीं खुलवाए, बल्कि कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पे रूल्स बहुत ही हल्के हैं, वहां के सिटीजन बन के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाए। ऐसा भी बोला जाता है कि जब स्विट्जरलैंड पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रेशर इंडिया की तरफ से बढ़ रहा था, उसी बीच में लोगों ने अकाउंट कहीं और शिफ्ट कर लिए और पैसा डिजिटल करेंसी में शिफ्ट कर लिया, जिसके बारे में स्विट्जरलैंड कोई डिटेल शेयर नहीं करता है। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के नाम से कुछ लोगों के नाम पब्लिश किए और बताया कि स्विस बैंक में इनके कितने पैसे जमा हैं। ये वो लिस्ट है इसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कई चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट के आने के बाद आप सोचोगे कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी जो है इंडिया के लोगों ने कम कर दी होगी जमा करना, लेकिन
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2020 में जब स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पिछले 13 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडियंस ने स्विस बैंक में पैसा जमा करने में। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ये ऑफिशियल डेटा लेके आई है स्विस बैंक का, ये इंडियंस की जो स्विट्जरलैंड के अंदर लीगल वेल्थ है उसका है। तो ये जो डेटा है ये किसी काम का नहीं है। असल में जो ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड पहुंचती है वो 5-6 टैक्स हेवन से होके जाती है, मतलब कि किसी और कंट्री से हवाला के थ्रू घुमा के पहुंचाई जाती है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना कि कौन सा पैसा किसका है और कहां से आया ये बहुत ही मुश्किल है। देखिए, इंडिया में ब्लैक मनी के ऊपर कम से कम पिछले 15 साल से पब्लिक डिबेट चल रही है। पहले ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पे नोटबंदी की गई, उसके बाद जो स्विस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर थे उनकी भी लिस्ट आ गई, लेकिन एक चवन्नी तक इंडिया में वापस नहीं आई। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि या तो जो लोग ब्लैक मनी घुमा रहे हैं वो इतने शातिर हैं कि अपना एडवांस में ही अरेंजमेंट करके रखते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और बच के निकल जाते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ज्यादातर पैसा इंडिया के पॉलिटिशियंस का ही हो सकता है या ऐसे लोगों का हो जो पॉलिटिकल क्लास के नजदीक हो। लेकिन अगर ये भी होता तो गवर्नमेंट चेंज भी तो होती रहती है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी मिलीजुली सरकार आती है, तो गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है। तो ये लोग ऑपोजिशन के नेता भी पकड़वा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी कोई पैसा वापस नहीं आता है, बल्कि डबल पैसा देश के बाहर चला जाता है।